शुरू करें? चालू है। मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। जैसा कि पिछले क्लास में मैं बिहार पुलिस का सीरीज लेकर आया था और पहला जो है ना मॉक टेस्ट मैंने आपको बताया था कि यहां से संभावित प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। उसी क्लास को मैं आगे लेकर आया हूं, मॉक टेस्ट 2 लेकर आया हूं और आपकी बेहतर तैयारी के लिए हमेशा आपके साथ मैं जुड़ा रहूंगा। जैसा कि अगर देखा जाए तो मॉक टेस्ट 1 में मैंने 1857 की क्रांति पढ़ाया था। आज मॉक टेस्ट 2 में सभी विषयों का इंक्लूड लेकर आया हूं। मतलब इससे क्या होगा, आपका सभी विषय का रिवीजन हो जाएगा और एग्जाम में जब आप बैठिएगा तो सभी प्रश्न का हल कर पाइएगा। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, हम शुरू करते हैं सेशन को। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो चलिए भारत के अगर राष्ट्रपति का लिस्ट देखा जाए, भारत के राष्ट्रपति का अगर लिस्ट अगर देखते हैं तो लिस्ट में कौन कौन आएगा। तो चलिए भारत के राष्ट्रपति का अगर लिस्ट देखा जाए तो भारत के पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के दूसरा राष्ट्रपति की अगर बात किया जाए, भारत के दूसरा राष्ट्रपति की बात किया जाए तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। भारत के तीसरा राष्ट्रपति की अगर बात किया जाए तो भारत के तीसरा राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन है। डॉक्टर कौन है? जाकिर हुसैन है। डॉक्टर कौन है? जाकिर हुसैन है। डॉक्टर कौन है भैया? जाकिर हुसैन है। भारत के चौथा राष्ट्रपति अगर देखा जाए तो भारत के चौथा राष्ट्रपति वीवी गिरी है। भारत के पांचवा राष्ट्रपति अगर बात किया जाए तो भारत के पांचवा राष्ट्रपति है फखरुद्दीन अली अहमद थे। भारत के छठा राष्ट्रपति की अगर बात किया जाए तो भारत के छठा राष्ट्रपति है डॉक्टर संजीव रेड्डी। डॉक्टर कौन है? संजीव रेड्डी है। डॉक्टर संजीव रेड्डी है। डॉक्टर कौन है? संजीव रेड्डी है। भारत के सातवां राष्ट्रपति का देखा जाए तो ज्ञानी जैल सिंह। कौन है? ज्ञानी जैल सिंह है। भारत के अगर देखा जाए, भारत के आठवां राष्ट्रपति देखा जाए तो कौन है? भारत के शंकर दयाल शर्मा। कौन है? शंकर दयाल शर्मा। भारत के नौवां अगर राष्ट्रपति देखा जाए तो भारत के नौवां है आर वेंकट रमन। कौन है? आर वेंकट रमन है। भारत के 10वां अगर देखा जाए तो भारत के 10वां राष्ट्रपति अगर देखा जाए तो आर के नारायण। कौन है? आर के नारायण है। भारत के 11वां राष्ट्रपति देखा जाए तो एपीजे अब्दुल कलाम है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। भारत के 12वां राष्ट्रपति अगर देखा जाए तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। भारत के 13वां राष्ट्रपति अगर देखा जाए तो प्रणब मुखर्जी है। कौन है? प्रणब मुखर्जी है। प्रणब मुखर्जी है। इसके बाद भारत के 14वां राष्ट्रपति देखा जाए तो श्री रामनाथ कोविंद है। रामनाथ कौन है? कोविंद है। अब भारत के 15वां राष्ट्रपति अगर देखा जाए तो कौन है?
तो कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी 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 मुर्मू है, द्रौपदी मुर्मू है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने सीरियल बाई हिसाब से मैंने भारत के 15 राष्ट्रपति का मैंने नाम लिखा है। पहला अगर देखा जाए तो पहला है डॉक्टर जाकिर हुसैन, सॉरी पहला अगर देखा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। दूसरा सर्वपल्ली राधाकृष्णा है। तीसरा डॉक्टर जाकिर हुसैन है। चौथा वीवी गिरी है। पांचवा फखरुद्दीन अली अहमद है। कौन है? फखरुद्दीन अली अहमद है। छठा की अगर बात किया जाए तो डॉक्टर संजीव रेड्डी है। सातवां ज्ञानी जैल सिंह है। आठवां शंकर दयाल शर्मा। कौन है? आठवां शंकर दयाल शर्मा। नौवां आर वेक्टर रमन। कौन है? नौवां आर वेक्टर रमन है। 10वां की बात किया जाता है आर के नारायण। कौन है? आर के नारायण है। 11वां एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम है। 12वां प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल लिख लीजिए, सिंह पाटिल है। 13वां प्रणब मुखर्जी है। 13वां कौन है? प्रणब मुखर्जी है। 14वां रामनाथ कोविंद है। कौन है? रामनाथ कोविंद है। 15वां द्रौपदी मुर्मू है। मेरे प्यारे बच्चों, तो मैंने 15 राष्ट्रपति का नाम मैंने आपके सामने बोर्ड पे मैंने लिखा है। इसको आप नोट कर सकते हैं या इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो पहला के आंसर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ए फॉर एप्पल आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा भारत के संविधान की अगर बात करते हैं, भारत की संविधान की अगर बात करते हैं, भारत की संविधान की अगर बात करते हैं तो भारतीय संविधान की चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान की अगर चर्चा किया जाए, भारतीय संविधान की अगर बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संविधान की अगर बात किया जाए तो भारतीय संविधान का बहुत बड़ा जो है ना गहरा रिश्ता है हमसे। भारतीय संविधान का निर्माण जो है ना के बारे में अगर पढ़ेंगे तो चलिए हम थोड़ा शुरू करते हैं। भारत में संविधान बनाने के लिए, भारत के संविधान बनाने के लिए एक पार्टी बनाई जाती है। एक पार्टी बनाई जाती है। बनाने के लिए एक पार्टी का गठन होता है। इस पार्टी को हम कहेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का गठन होता है भारतीय संविधान के निर्माण करने के लिए। उसी में से एक व्यक्ति आता है 1934 में। 1934 में कहता है कि भारत को अगर आजादी दिलाना है, भारत को अगर कानून से बांधना है, तो 1934 में एक व्यक्ति आता है एम.एन. राय। कौन आता है? एम.एन. राय ने संविधान बनाने का विचार देता है। संविधान बनाने का विचार देता है। बनाने का क्या देगा भैया? विचार देगा। कब देगा? 1934 में। 1934 में देगा। कौन देगा भैया? एम.एन. राय देगा। कौन देगा? एम.एन. राय देगा। उसी प्रकार भारतीय संविधान को बनाने के लिए भारतीय संविधान को बनाने के लिए बैठक होना शुरू हो जाती है। बैठक होती है। पहली बैठक की अगर बात किया जाए तो 9 दिसंबर 1946 में भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक होती है। या कहाँ होगी बैठक? यह बैठक होती है न्यू दिल्ली में। नई दिल्ली में इसकी पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। उसी प्रकार 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होगा। और पहली बैठक में सुनिए, पहली बैठक में अध्यक्ष कौन बनाया जाएगा? अध्यक्ष की अगर बात किया जाए तो अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर कौन बनेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहला अध्यक्ष बनते हैं। और स्थायी अध्यक्ष कौन बनेगा?
अस्थाई अध्यक्ष ई हो गया। अस्थाई अध्यक्ष किन्हें बनाया जाएगा? अस्थाई अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा बोलिए आप? अस्थाई अध्यक्ष बनाया जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई अध्यक्ष बनाया जाता है। और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा बन के तैयार हो जाता है। और सुन लीजिए 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में संविधान सभा को लागू कर दिया जाता है। संविधान सभा को लागू कर दिया जाता है। संविधान सभा का बनने में अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान सभा को बनने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगता है। भारतीय संविधान में कुल खर्चा की बात किया जाए तो भारतीय संविधान में लगभग 64 लाख रुपया, कितना लाख? लगभग 64 लाख रुपया जो खर्च लगा था। भारतीय संविधान में कुल बैठक की बात किया जाए तो कुल 114 दिन बहस चलता है। 114 दिन बहस चलता। भारतीय संविधान सभा का अंतिम बैठक अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान सभा का अंतिम बैठक होगा 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को समझ जाइए। भारतीय संविधान में समझ जाइए 15 महिला अध्यक्ष रहती है। भारतीय संविधान में महिला की संख्या कितना है भैया? 15 रहती है महिला की संख्या। तो ये सब संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप इसे नोटबुक पे नोट कर सकते हैं। चलिए अगर दूसरा क्वेश्चन अगर देखा जाए, देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है भारत के देखा जाए तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को समझ जाइए। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। भारत क्या हुआ था? भारत आजाद हुआ था। 2 अक्टूबर 1949 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार किया गया था और संविधान को अंगीकारा किया गया था। भारतीय संविधान को अगर देखा जाए, भारतीय संविधान को अंगीकारा कब गया था? अंगीकारा गया था कब? 26 नवंबर 1949 को। चलिए अगला अगर तीसरा नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? अब देखिए भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे मेरे प्यारे साथियों? चलिए भारत के प्रधानमंत्री का अगर थोड़ा देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री अगर देखा जाए, प्रधानमंत्री समझ जाइए तो अभी तक 17 गो लोग प्रधानमंत्री बन चुके हैं। 17 लोग प्रधानमंत्री बन चुके हैं। पहला अगर देखा जाए तो पहला प्रधानमंत्री है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। भारत के दूसरा प्रधानमंत्री की बात किया जाए तो भारत के दूसरा प्रधानमंत्री है गुलजारी लाल नंदा। कौन है? गुलजारी लाल कौन है? गुलजारी लाल नंदा है। भारत के तीसरा प्रधानमंत्री की अगर बात किया जाए तो भारत के तीसरा प्रधानमंत्री है कौन भैया? लाल बहादुर शास्त्री। कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। भारत के चौथा प्रधानमंत्री अगर देखा जाए, सुन लीजिए। भारत के पहला प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के दूसरा प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा। भारत के चौथा प्रधानमंत्री है लाल बहादुर शास्त्री। कौन है?
लाल बहादुर शास्त्री, उसी प्रकार बहुत सारे प्रधानमंत्री है, 15 तक प्रधानमंत्री मिलेंगे। मतलब 17वें जो है ना नरेंद्र मोदी तक आपको प्रधानमंत्री बोलेंगे। बहुत सारा इसका लिस्ट है, आगे बताएंगे। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पूछ रहा है तो कथी कहिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि महात्मा गांधी का जन्म की अगर बात किया जाए, तो क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो चलिए हम इसको थोड़ा नोट करते हैं। अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या अगर इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो चलिए इसको हम थोड़ा शुरू करते हैं। चलिए इसको थोड़ा हम शुरू करते हैं। चलिए इसको थोड़ा हम शुरू करते हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं। महात्मा गांधी की अगर बात किया जाए, महात्मा गांधी जी की अगर बात किया जाए तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। कौन? महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी की अगर जन्म की अगर बात किया जाए, हैप्पी बर्थडे की अगर बात किया जाए, हैप्पी बर्थडे की अगर बात किया जाए, जन्म की अगर बात किया जाए, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे की अगर बात किया जाए, हैप्पी बर्थडे की अगर बात किया जाए तो इनका जन्म होता है, समझ जाइए, 2 अक्टूबर 1869 में, 2 अक्टूबर 1869 में होता है। इसका जन्म कहाँ होता है? गुजरात के जन्म स्थान की अगर बात किया जाए तो इनका जन्म स्थान होता है, जन्म स्थान की बात किया जाए तो जन्म स्थान है गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे, गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे। इसके बाद अगर देखा जाए, इनके पिता का नाम अगर देखा जाए तो मोहनदास करमचंद्र गांधी, मोहनदास करमचंद्र गांधी जी है। मोहनदास कौन है? करमचंद्र गांधी जी है। महात्मा गांधी अगर देखा जाए तो इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। पहला अगर देखा जाए चलिए, महात्मा गांधी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान, महात्मा गांधी का योगदान की अगर बात किया जाए, योगदान। चलिए महात्मा गांधी की अगर बात करते हैं, माय डियर साथियों, महात्मा गांधी की अगर बात करते हैं तो इनका परिचय तो दिखा दिए हैं। अब राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की बड़ी भूमिका है और महात्मा गांधी जी है जो उदारवादी विचार के लोग हैं। कैसा विचार है इनका? उदारवादी विचार है। उदारवादी विचार क्या है? अब देखा जाए इनका महात्मा गांधी की अगर योगदान देखा जाए, महात्मा गांधी का अगर विचार देखा जाए तो कैसा विचार के लोग हैं, समझ जाइए, उदारवादी विचार है। क्या विचार है इनका? उदारवादी विचार। मतलब अहिंसा के रास्ता पे चल के, अहिंसा के आधार पर जो है ना अंग्रेजों से लड़ाई करके, अंग्रेजों से प्रार्थना करके, अंग्रेजों के खिलाफ संवैधानिक दायरे में रखकर प्रोटेस्ट करके, अंग्रेजों के खिलाफ प्रार्थना करके, अंग्रेजों के खिलाफ स्मरण पत्र सौंप के भारत को आजादी दिलाना चाहते थे। कौन? महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी का विचार कैसा है? उदारवादी विचार। अब उदारवादी विचार क्या होता है
जिनका विचार उदार हो, जिनका विचार क्या हो, उदार हो, जो 3P जो है ना, 3P को पॉलिसी का नीति पालन करता हो, 3P पॉलिसी पालन करता हो, पॉलिसी पालन करता हो, पॉलिसी पालन करता हो, पॉलिसी पालन करता का 3P का मतलब क्या हुआ, P का मतलब होता है, P का मतलब होता है पिटीशन, पिटीशन, P का मतलब क्या होता है, पिटीशन, मतलब प्रार्थना पत्र, मतलब अधिक कहिएगा, पिटीशन का मतलब होता है स्मरण पत्र, स्मरण पत्र, स्मरण पत्र सौंपेगा, स्मरण पत्र सौंप कर जो है ना अंग्रेजों से अपनी मांग करता है। फिर पी का मतलब होता है प्रेयर, 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 प्रेयर करता है, मतलब प्रार्थना करता है, प्रार्थना करता है, याचना करता है, याचना करता है अंग्रेजों से। फिर पी का मतलब होता है प्रोटेस्ट, कभी होता है, प्रोटेस्ट होता है, प्रोटेस्ट होता है, मतलब संवैधानिक दायरों में रहकर, संवैधानिक दायरों में रहकर, संवैधानिक दायरों में रहकर, संवैधानिक दायरों में रहकर अंग्रेज के खिलाफ प्रोटेस्ट मतलब प्रदर्शन करता है। क्या करता है, प्रदर्शन करेगा संवैधानिक दायरों में रहकर। इसके बाद उदारवादी विचार के जो लोग हैं वो अनुनय विनय की नीति करता है, 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 अनुनय विनय की नीति का पालन करता है। अंग्रेजों के पास जाता है और उन्हें याचना करता है, प्रार्थना करता है, स्मरण पत्र सौंपता है, और नहीं सुनेगा तो महात्मा गांधी जी क्या करेंगे, संवैधानिक दायरों में रहकर अंग्रेज के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। ये उदारवादी विचार के लोग हैं। गांधी जी की अगर बात किया जाए, गांधी अगर युग की बात किया जाए, गांधी युग की अगर बात किया जाए तो गांधी युग की अगर बात किया जाए, गांधी युग की अगर बात किया जाए, गांधी युग की अगर बात किया जाए, गांधी ईरा की अगर बात किया जाए तो गांधी युग की अगर शुरुआत होता है, यह वो शुरुआत होता है 1919 से लेके 1948 के 1919 से लेके 1947, 1919 से लेके 1947 तक के काल को हम गांधी काल कहते हैं, गांधी ईरा कहते हैं। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से अपनी अनुनय विनय नीति के अनुसार अंग्रेजों से बहुत बड़ी मांग करता है। अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन है इसका। पहला आंदोलन की अगर बात किया जाए तो चंपारण आंदोलन, चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी के सफल आंदोलन माना जाता है। चंपारण आंदोलन 1917, चंपारण आंदोलन 1917। महात्मा गांधी के सबसे पहला सफल आंदोलन कौन है, चंपारण आंदोलन 1917। दूसरा बारदोली आंदोलन, बारदोली आंदोलन, बारदोली आंदोलन की अगर बात किया जाए, बारदोली आंदोलन की अगर बात किया जाए तो 1918, यह गुजरात में होता है और ये बिहार में होता है। उसके बाद अगर देखा जाए खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन की बात किया जाए, खिलाफत आंदोलन की अगर बात किया जाए तो 1919 से लेके 1920 में, 1919 से लेके 1920 में खिलाफत की अगर बात दिया जाए, खिलाफत आंदोलन हो चुका है। अब असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन में इसकी बड़ी भूमिका होती है 1920 में, 1920 में असहयोग आंदोलन 1920 में। बहिष्कार आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन की बात किया जाए तो बहिष्कार आंदोलन में भी इनकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। बहिष्कार आंदोलन में इसकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। इसके बाद अगर देखा जाए तो साइमन कमीशन बहिष्कार, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ में इसका विरोध होता है 1927 में, 1927 में। आगे अगर देखा जाए तो
1930 में अगर देखा जाए सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। 1930 में शुरू करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू होता है। इसके बाद गांधी इरविन पैक्ट होता है, 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 इरविन पैक्ट होता है, पैक्ट होता है 1932 में, 1932 में। उसी पर 1931 में गांधी इरविन पैक्ट 1931 में। आगे अगर देखा जाए महात्मा गांधी के और योगदान देखा जाए तो फर्स्ट राउंड कॉन्फ्रेंस की बात किया जाए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, फर्स्ट टेबल राउंड जो है ना कॉन्फ्रेंस की बात किया जाए तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इनकी बड़ी भूमिका होती है। इनकी बड़ी भूमिका 1900 कब होता है? 1931 में होता है। आगे अगर देखा जाए अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा आंदोलन, अखिल भारतीय किसान सभा का आंदोलन होता है। उस आंदोलन में भी महात्मा गांधी की बड़ी भूमिका रहती है, बहुत बड़ी भूमिका रहती है। इसके बाद अगर देखा जाए भारत छोड़ो आंदोलन, आंदोलन में महात्मा गांधी जी जान लगा देते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी जी जान लगा देते हैं और भारत को आजादी के करीब पहुंचा देते हैं। तो महात्मा गांधी, सुन लीजिए, महात्मा गांधी की अगर बात किया जाए भारत छोड़ो आंदोलन 1942 समझिए, अखिल भारतीय किसान सभा का समझ जाए 1946-36। तो महात्मा गांधी द्वारा किए गए आंदोलन का जोरदार आंदोलन किया है। इस सब में महात्मा गांधी की ही भूमिका है। पहला है चंपारण आंदोलन, बारदौली आंदोलन या बारदौली सत्याग्रह आंदोलन, सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ जो है ना महात्मा गांधी जी आते हैं। खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी जी आते हैं, असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी जी आते हैं, बहिष्कार आंदोलन में महात्मा गांधी जी आते हैं, साइमन कमीशन वापस जाओ में महात्मा गांधी का योगदान रहता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन में नमक तोड़ो आंदोलन, नमक कर तोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन पैक्ट होता है, गांधी और इरविन के बीच में बात होता है। द्वितीय गोल सम्मेलन में समझ जाइए, द्वितीय गोल सम्मेलन में इंग्लैंड जाते हैं और वहां अंग्रेजों से बैठकर बात करते हैं, लेकिन महात्मा गांधी नाराज होकर वापस चले आते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कराने में भी महात्मा गांधी की बड़ी भूमिका रहती है। आगे अगर देखा जाए भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 में शुरू होता है और महात्मा गांधी के पीछे लाखों किसान, लाखों मजदूर, लाखों श्रमिक लोग आते हैं और अंग्रेज के खिलाफ एक बहुत बड़ी आंदोलन शुरू होती है और यहीं से इंडियन नेशनल मूवमेंट समझ जाइए। भारत छोड़ो आंदोलन में सबसे बड़ी भूमिका यही आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या पढ़ रहे थे हम? अगला क्वेश्चन क्या पढ़ रहे थे? महात्मा गांधी की जन्म। तो जन्म की बात किया जाता 2 अक्टूबर 1869 में। ऑप्शन बी 4 बॉल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा कि स्वतंत्रता संग्राम का नारा करो या मरो, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी दिए थे। करो या मरो का नारा कौन दिया था? महात्मा गांधी जी दिए थे, महात्मा गांधी जी। चलिए थोड़ा नारा देख लेते हैं। थोड़ा नारा की अगर बात किया जाए, नारा करो या मरो। पहला नारा है करो या मरो, करो या मरो। महात्मा गांधी जी कौन है? महात्मा गांधी जी नारा देते हैं। दूसरा अगर देखा जाए तो तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैं तुझे आजादी दूंगा।
आजादी दूंगा, आजादी दूंगा। ये सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं। कौन कहते हैं? सुभाष चंद्र बोस जी, सुभाष चंद्र बोस जी, सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं। पहला करा, करो हमारो महात्मा गांधी जी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद की नारा मोहम्मद इकबाल देते हैं। कौन देते हैं? मोहम्मद इकबाल, इकबाल देते हैं। कौन देते हैं? मोहम्मद इकबाल देते हैं। कौन देते हैं? मोहम्मद इकबाल देते हैं। आगे मारो फिरंगी, मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी, मारो फिरंगी को। कौन देता है? लाला लाजपत राय। कौन देता है? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी को। कौन कहता है? लाला लाजपत राय। साइमन वापस जाओ, साइमन आगे करा, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ का नारा कौन देता है? साइमन वापस जाओ का नारा कौन देता है? लाला लाजपत राय ही देता है। कौन देता है? लाला लाजपत राय ही देता है। कौन देता है? लाला लाजपत राय ही देता है। तो आपको इतना चीज याद करके रखना है, करो या मरो महात्मा गांधी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। इंकलाब जिंदाबाद मोहम्मद इकबाल देता है। मारो फिरंगी को लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय। ये सब नारा देता है भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता के समय, स्वतंत्रता संग्राम के समय ये नारा बहुत ही प्रसिद्ध रहता है। आगे अगर क्वेश्चन देखा जाए, आगे अगर क्वेश्चन देखा जाए, आगे अगर क्वेश्चन देखा जाए तो आगे कह रहा है मारो फिरंगी, स्वतंत्रता संग्राम का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला अगर क्वेश्चन देखा जाए, अगला अगर क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन देखा जाए, 6 नंबर क्वेश्चन कहां गया भाई? 5 नंबर, 5 नंबर, अरे यार 6 नंबर तो है ये नहीं, 6 नंबर क्वेश्चन तो है ये नहीं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन अगर देखते लेते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन का रहा इतिहास से संबंधित प्रश्न। अब इतिहास आ गया बउआ हो, इतिहास आ गया और इतिहास में पहला क्वेश्चन का रहा है 1857 की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो 1857 के क्रांति को, 1857 के क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए 1857 की अगर बात किया जाए, अब सुनिए 1857 की अगर बात किया जाए तो 1857 की क्रांति का कई नाम है। पहला सिपाही विद्रोह, पहला कौन है? सिपाही विद्रोह है। पहला कौन है भैया हो? सिपाही विद्रोह है। दूसरा स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इसमें फर्स्ट लिख लेंगे, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तीसरा अगर देखा जाए, तीसरा अगर देखा जाए क्रांतिकारी आंदोलन को होगा, क्रांतिकारी, क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन। ये सभी नाम से जाना जाता है 1857 की क्रांति में। तो पहला ऑप्शन का है सिपाही विद्रोह, बिल्कुल सही है। दूसरा है आजादी का संग्राम, बिल्कुल सही है। तीसरा का है स्वतंत्रता संग्राम, बिल्कुल सही है। चौथा क्रांतिकारी आंदोलन, मतलब इनमें से सभी आंसर हो जाएगा, ये सभी आंसर हो जाएगा, सभी आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किस अंग्रेज जनरल से युद्ध किया था? चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही फेवरेट वाला क्वेश्चन है। कह रहा है झांसी की रानी की बात किया जाए तो झांसी रानी बाई लक्ष्मी की अगर बात किया जाए तो इस पे थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं, इस पे थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, झांसी लक्ष्मीबाई की बात किया जाए तो लक्ष्मीबाई का मूल नाम है मरणिका, कथी है? मरणिका नाम है। इसकी अगर बात किया जाए, यह झांसी से, कहां से? झांसी से राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करता है। झांसी से क्या करेगा?
राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करेगा, राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करेगा। लेकिन क्या होता है, जब झांसी से राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करेगा तो लेकिन इससे झांसी की रानी से एक अंग्रेज गवर्नर का, एक अंग्रेज कमांडर का सामना करना पड़ता है। कमांडर हीरोज कभी है, कमांडर हीरोज से सामना करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। कमांडर हीरोज होगा आंसर, तो कभी होगा हीरोज होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे और क्वेश्चन देखा जाए। इंकलाब जिंदाबाद कौन है? इंकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिया है? सुभाष चंद्र बोस जी दिए हैं। कौन दिया है? सुभाष चंद्र बोस। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद के नारा अगर देखा जाए, चलिए इसको थोड़ा देख लेंगे। चलिए आगे कह रहा है, अगला और क्वेश्चन देख रहा है 9 नंबर क्वेश्चन अगर देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 अगर देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 अगर देखा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? बहुत ही फेवरेट, बहुत ही मतलब एग्जामिनर का जो है ना सेट करने वाला का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात किया जाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर बात किया जाए तो इसका पूरे कहानियां बता देते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर बात किया जाए तो इसका पूरा कहानियां आज इस टॉपिक में। चलिए बताएं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला नाम 1884 में क्या होता है कि पूरे देश में एक बहुत बड़े स्तर पे आंदोलन शुरू होता है। अंग्रेज उस आंदोलन को दबाने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए, रोकने के लिए एक छोटे स्तर पे पार्टी का गठन करता है। उस पार्टी का नाम है भारतीय राष्ट्रीय संघ। देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय संघ, भारतीय राष्ट्रीय संघ उस पार्टी का नाम था। अब समझिए, और इस पार्टी का, भारतीय राष्ट्रीय संघ पार्टी का गठन करने का उद्देश्य था कि जो छोटे स्तर पे जो आंदोलन हो रहा है मेरे खिलाफ, अंग्रेज के खिलाफ, उसको दबाना, उसको दबाएगा, उस पर प्रेशर बनाएगा और आगे बड़ा आंदोलन ना हो, इसके लिए एक पार्टी का गठन किया जाता है, भारतीय राष्ट्रीय संघ। 1885 में एक, समझ जाइए, एक भारत के बहुत बड़ा अर्थशास्त्री, भारत के बहुत बड़ा योद्धा का समझ जाइए आता है और इस पार्टी का नाम बदल देता है। दादा भाई नौरोजी आता है और इस पार्टी का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर देता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर देता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर देता है। और इसी कांग्रेस, समझ जाइए, अब समझिए, 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम दिया। कौन दिया? उस समय भारतीय राष्ट्रीय संघ का जो नाम दिया ना, उस समय एक व्यक्ति का नाम था एओ हुम था। इसको एलियन एक्टियम हुम था। इन्होंने क्या करता है कि छोटे स्तर पे जहां जहां राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा है उस आंदोलन को दबाने के लिए एक पार्टी का गठन करता है। इस पार्टी का नाम है भारतीय राष्ट्रीय संघ। यह गठन कब करता है? 1884 में करता है, समझ जाइए। और इसी का नाम बदलकर कौन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर देता है। कौन? दादा भाई नौरोजी कर देता है। अब समझिए, सुनिए, उस समय जो हुम था, हुम था, इसको इंग्लिश में हुम जो था, समझ जाए, ये स्कॉटलैंड के निवासी था। कहां के? स्कॉटलैंड के निवासी था। स्कॉटलैंड के कहां के निवासी था? स्कॉटलैंड के निवासी था। चलिए हम थोड़ा अगला पेज ले लेते हैं, थोड़ा
आगे अगर पेज देखा जाए, थोड़ा आगे अगर पेज देखा जाए, आगे अगर पेज देखा जाए, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर देखा जाए, तो इसकी गठन की अगर बात किया जाए तो इसका गठन होता है 28 दिसंबर 1885 में, 1885 में। इसका पुराना नाम अगर देखा जाए तो इसका पुराना नाम है भारतीय राष्ट्रीय संघ, भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम है, भारतीय राष्ट्रीय संघ इसका नाम है, समझ जाइए। कब इसका नाम इसका गठन कब होता है? 1884 में। गठन कौन करता है? तो एओ हुम करता है। कौन करता है? एओ हुम करता है, एओ हुम करता है, समझ जाइए। एओ हुम कहां के रहने वाला था? यह स्कॉटलैंड के अवकाश अधिकारी था, स्कॉटलैंड के अवकाश अधिकारी था, अवकाश अधिकारी था। और इन्होंने क्या करता है कि भारत में जो बड़े स्तर पे जो आंदोलन हो रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, उसको दबाने के लिए, उसको नीचे करने के लिए, आंदोलन उग्र न होने के लिए एक पार्टी का गठन करता है, ताकि वह पार्टी जो भारतीय द्वारा जो आंदोलन कर रहा है उसे क्या किया जाए? दबाया जाए। लेकिन अंग्रेज को क्या मालूम, भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस की जो पार्टी है एक बड़े स्तर पे बहुत बड़ी आंदोलन की पार्टी बन जाती है। तो इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नाम रख देता है। कौन रख देगा भैया? दादा भाई नौरोजी। कौन रख देगा? दादा भाई नौरोजी रख देगा, दादा भाई नौरोजी इसका रख देगा, नाम रख देगा, नामाकरण, नाम चेंज कर देता है। कब चेंज करता है? 1885 में करता है। अब समझिए क्या होता है, अब समझिए जब गठन किया जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो अध्यक्ष की अगर बात किया जाए तो अध्यक्ष बना जाता है डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी को प्रथम अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और सचिव की अगर बात किया जाए, सचिव मतलब महासचिव की बात किया जाए, तो महासचिव की अगर बात किया जाए, क्वेश्चन पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला महासचिव कौन बनता है? तो कहिएगा एओ हुम रहता है। कौन रहता है? एओ हुम रहता है, एओ हुम बनता है, पहला महासचिव बनता है। और इसकी पहली जो बैठक होती है, पहली बैठक की अगर बात किया जाए, पहली बैठक की अगर बात किया जाए तो इसकी पहली बैठक होता है मुंबई में। कहां होता है? मुंबई में इसकी पहली बैठक होती है। मुंबई के गोकुलदास, कभी कहिएगा गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, कभी कहिएगा संस्कृत महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय में इसकी पहली बैठक होती है, इसकी पहली बैठक होती है, पहली बैठक होती है। इस पहली बैठक में समझ जाइए, इसकी पहली बैठक में 72 प्रतिनिधि ने भाग लेता है, 72 प्रतिनिधि ने भाग लेता है। और समझ जाइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को विस्तार करने के लिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को में लोगों को शामिल करने के लिए अलग अलग जगहों पे, जैसे कि अगर देखा जाए, मान लीजिए ये इंडिया है, मान लीजिए क्या है? ये इंडिया। पहली बैठक कहां हुआ? मुंबई में। पहली बैठक कहां हुआ? मुंबई में। दूसरी बैठक की अगर बात किया जाए तो दूसरी बैठक सीधे कलकत्ता में जाएगा। कहां जाएगा? कलकत्ता में। तो दूसरी बैठक कलकत्ता में होता है। तीसरी बैठक की बात किया जाए तो तीसरी बैठक यह सीधे मद्रास में आएगा। तीसरी बैठक की बात किया जाए तो यह मद्रास में आएगा। कहां आएगा? मद्रास। और चौथी बैठक की बात किया जाए तो यह इलाहाबाद में होता है, इलाहाबाद में होता है, इलाहाबाद में होता है। तो पहली बैठक पूछेगा आपसे, तो पहली बैठक मुंबई में हुआ। पहली बैठक कहां होगा? मुंबई में होगा। दूसरी बैठक की अगर बात किया जाए, दूसरी बैठक की अगर बात किया जाए तो दूसरी बैठक कलकत्ता में, तीसरी बैठक मद्रास में, और चौथी बैठक कहां होता है? इलाहाबाद मतलब प्रयागराज में होता है। उसी प्रकार अगर यहां देखा जाए तो पहली बैठक अगर देखा जाए तो पहली बैठक कहां होगा? दूसरी बैठक की अगर बात किया जाए, तीसरी बैठक तीसरी बैठक और चौथी बैठक, ये 4 बैठक आपकी एग्जाम में पूछ लेता है, ये 4 बैठक आपके एग्जाम में पूछ लेता है। तो चलिए इसको थोड़ा हम देख लेते हैं। पहली बैठक होता है
पहली बैठक होता है मेरे प्यारे दोस्तों, पहली बैठक होता है 1885 में। यह मुंबई में होगा। कहां होगा? मुंबई में। अध्यक्ष की बात किया जाए तो पहला अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन बनेगा? डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में पहली बैठक होता है। डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में पहली बैठक होता है। दूसरी बैठक की बात किया जाए तो दूसरी बैठक होता है 1886 में। 1886 में कहां होता है? कलकत्ता में होता है। कहां होता है? कलकत्ता में होता है। और दूसरी बैठक की अध्यक्षता करता है दादा भाई नौरोजी। कौन करता है? दादा भाई नौरोजी करता है। कौन करता है? नौरोजी। दादा भाई नौरोजी करता है। दादा भाई नौरोजी करता है। तीसरी बैठक की बात किया जाए तो तीसरी बैठक 1887 में 1887 में होता है। समझ जाइए, यह कहां होता है? मद्रास में होता है। मद्रास में होता है। और इसके जो पहली मद्रास में जो बैठक होता है ना, इसके अध्यक्षता कौन करता है? बहरुद्दीन तैयब जी। कौन करता है? बहरुद्दीन। की क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात किया जाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात किया जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बहुत गहरा में अगर पढ़ाई करेंगे, बहुत गहराई में अगर पढ़ाई करेंगे तो इसकी स्थापना की बात किया जाए तो 1885 होगा। चलिए इस पे हम थोड़ा डीप में थोड़ा बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में थोड़ा डीप से बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थोड़ा डीप में बात करते हैं। चलो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करते हैं। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की थोड़ा हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात आएगा, इसका जो गठन है 28 दिसंबर 1885 में इसका गठन होता है। अब देखिए यहाँ पे जब 1885 में इसका गठन होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 से पहले हो चुका था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है ना, इसका नामकरण होता है 28 दिसंबर 1885 को। मतलब इसका जो गठन होता है 1884 में ही इसका गठन हो जाता है। तो उस समय जब 1884 में इसका गठन होता है तो उस समय इसका नाम रहता है भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम रहता है। भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम रहता है। जब इसका भारतीय राष्ट्रीय संघ रहता है तो 28 दिसंबर 1885 को भारत के एक व्यक्ति का नाम है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, इसे वृद्ध ओल्ड मैन कहा जाता है, इसे वृद्ध पुरुष भी कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर देता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर देता है। भारतीय राष्ट्रीय क्या कर देगा भैया? कांग्रेस कर देगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर देता है। तो यहां आप समझिए, भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर क्या रखा गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी रखा गया। कब रखा गया? 28 दिसंबर 1885 को रखा गया। भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन कब होता है? 1884 में होता है। चलिए अगर थोड़ा हम बात करते हैं कांग्रेस का इतिहास की, अगर देखते हैं कांग्रेस के इतिहास को, अगर देखा जाए कांग्रेस का इतिहास अगर देखा जाए तो इसका बहुत बड़ा इतिहास है। गठन की बात किया जाए, कांग्रेस की गठन की बात किया जाए तो 28 दिसंबर 1800 कहते में भैया 85 में। इसके बाद अध्यक्ष की बात किया जाए तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी,
WC बनर्जी बात किया जाए। गठन कौन करता है, गठन करने वाले कौन है, गठन करने वाले कौन है, तो स्कॉटलैंड के, कभी कहिएगा स्कॉटलैंड के अवकाश अधिकारी, अवकाश अधिकारी, स्कॉटलैंड के अवकाश अधिकारी, अवकाश अधिकारी, अवकाश अधिकारी एओ हुम था, एओ हुम था। एओ कौन था, एओ हुम था। कौन है बुआ, एओ हुम है। कौन है, एओ हुम है, एओ हुम है, एओ हुम है। कौन है, एओ हुम है। अब समझिए, अब यहाँ पे समझने की बात है, यहाँ पे समझने की बात है। इसका गठन 28 दिसंबर 1885 में अध्यक्ष की बात किया था WC बनर्जी। गठन करने वाले जो लोग हैं ये स्कॉटलैंड के, हाँ स्कॉटलैंड के कौन है, अवकाश अधिकारी एवं इसे हर्मिट ऑफ शिमला कहते, इसे हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। इसे हर्मिट ऑफ क्या कहते हैं, शिमला कहते हैं। इसे हर्मिट ऑफ क्या कहते हैं, इसे हर्मिट ऑफ क्या कहते हैं, शिमला कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, हर्मिट ऑफ, इसे हर्मिट ऑफ शिमला कहते हैं। इसे हर्मिट ऑफ शिमला कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला कहते हैं। क्या कहते हैं, शिमला कहते हैं, शिमला। इसे हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। किसे किसे कहा जाता है, एओ हुम को। किसे कहा जाता है, एओ हुम को। और सचिव की बात किया जाए तो एओ हुम जो है ना सचिव रहता है। कौन रहता है, एओ हुम। कौन होता है, एओ हुम की अगर बात किया जाए तो कांग्रेस के जब गठन होता है, समझ जाइए, तो गठन के समय अध्यक्ष WC बनर्जी को बना दिया जाता है और अध्यक्ष कौन बनता है, सचिव कौन बनता है, एओ हुम बनता है। और स्थान की बात किया जाए, इसकी पहली बैठक की बात किया जाए, इसकी पहली बैठक होती है मुंबई में। कहाँ होता है, मुंबई में होता है। कहाँ होता है, मुंबई में। तो एक कांग्रेस पार्टी का जो है ना कुछ इतिहास है। गठन 28 दिसंबर 1885 में। दूसरा अध्यक्ष WC बनर्जी, सचिव कौन है, एओ हुम है। गठन करने वाले कहाँ के हैं, स्कॉटलैंड के निवासी है। कैसा अधिकारी है, अवकाश अधिकारी है। अधिकारी को छुट्टी देता था ये एओ हुम था। इसे एओ हुम को क्या कहते हैं, हर्मिट ऑफ शिमला कहते हैं। पहली बैठक कहाँ होती है, मुंबई में। अब आगे देखा जाए कांग्रेस में बैठक। अब देखिए कांग्रेस का बैठक अगर देखा जाए, कांग्रेस का बैठक अगर देखा जाए तो बैठक, कांग्रेस के बैठक दो प्रकार का बैठक होता था। एक वार्षिक अधिवेशन होता था, एक वार्षिक अधिवेशन होता था, एक वार्षिक अधिवेशन होता था कांग्रेस में। और एक वार्षिक अधिवेशन होता था और एक विशेष अधिवेशन होता था। विशेष अधिवेशन होता था। विशेष अधिवेशन की बात किया जाए, वार्षिक अधिवेशन, विशेष अधिवेशन। कांग्रेस की बैठक दो तरीकों से होता था। कांग्रेस की बैठक दो तरीकों से होता था। पहला वार्षिक अधिवेशन, पहला क्या कहिएगा, वार्षिक अधिवेशन मतलब साल में होता था, समझ जाइए। दूसरा होता था विशेष अधिवेशन। अब समझिए कांग्रेस की अगर बात किया जाए तो वार्षिक अधिवेशन में प्रत्येक साल, कभी कहिएगा, प्रत्येक साल 20 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच में, 28 दिसंबर के बीच में समझ जाइए बैठक होती थी। इसमें समझ जाइए, इसमें एक साल का डाटा रखा जाता था। एक साल का मुद्दा, एक साल का विभिन्न भारत के विभिन्न क्षेत्रों से मुद्दा चुन कर लाया जाता था और इस अधिवेशन में रखा जाता था। मतलब साल भर का मुद्दा, एक साल भर का मुद्दा वार्षिक अधिवेशन में चर्चा होता था। वार्षिक अधिवेशन में रखा जाता था। अधिवेशन में रखा जाता था, समझ जाए। अब देखिए क्या होता है, दूसरा है विशेष अधिवेशन। विशेष अधिवेशन क्या होता है, यह तत्कालीन समय पे लाया जाता था। तत्कालीन समय के लिए कभी भी, साल भर के अंदर कभी भी लाया जाता। जैसे में रॉलेट एक्ट होता है, समझ जाइए। जैसे में 1920 में क्या होता है, कांग्रेस के 2 बार अधिवेशन हो जाता है।
1919 में कांग्रेस के 2 बार अधिवेशन हो जाता था। तो एक वार्षिक अधिवेशन, एक विशेष अधिवेशन होता था। वार्षिक अधिवेशन में साल भर के मुद्दा, पूरे भारत के क्षेत्र को अलग अलग जाकर साल भर का मुद्दा उस अधिवेशन में रखा जाता था। लेकिन विदेश अधिवेशन में जब बड़ा बड़ा आंदोलन होता है, जब लोगों की बड़ा बड़ा आंदोलन के समय में लोगों को गिरफ्तार किया जाता था, उस समय गिरफ्तार को विरोध करने के लिए विशेष अधिवेशन लाया जाता था। उसे विशेष तत्कालीन समय के लिए लाया जाता था, कम समय के लिए। विशेष अधिवेशन में अंग्रेजों का विरोध होता था। अंग्रेजों का क्या होता है भैया, विशेष अधिवेशन में डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज के खिलाफ, विशेष अधिवेशन में देखा जाए, सुनिए अब यहां पे देखिए, विशेष अधिवेशन प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के खिलाफ क्या होता था, समझ जाइए, प्रोटेस्ट होता था, मतलब प्रदर्शन होता था। संवैधानिक दायरे में रहकर, संवैधानिक दायरे में रहकर प्रोटेस्ट करता था विशेष अधिवेशन। तो एक वार्षिक अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, और एक कांग्रेस का विशेष अधिवेशन होता था। वार्षिक अधिवेशन में प्रत्येक साल 20 से 28 दिसंबर के बीच में बैठक होता था। इसके बाद वार्षिक अधिवेशन में क्या होता था, साल भर का मुद्दा वार्षिक अधिवेशन में चर्चा होता था। विशेष अधिवेशन में तत्कालीन समय के लिए कोई बड़ी घटना घट जाता था, इसके कारण चर्चा करने के लिए विशेष अधिवेशन का गठन किया जाता था। आगे अगर देखा जाए कांग्रेस की बैठक की अगर बात करते हैं, कांग्रेस की बैठक की अगर बात किया जाए तो कांग्रेस की पहला अधिवेशन देखेंगे, पहला अधिवेशन देखेंगे, दूसरा अधिवेशन देखेंगे, तीसरा अगर देखा जाए तीसरा अधिवेशन देखेंगे, चौथा अधिवेशन देखेंगे। कांग्रेस का महत्वपूर्ण बैठक की अगर बात किया जाए, तो पहला बैठक होता है 1885 में। 1800 कितना में होता है, 85 में पहली बैठक होती है। पहली बैठक 1885 में। यह पहली बैठक होता है मुंबई में। कहाँ होता है, मुंबई में होता है। और मुंबई में पहली बैठक गोकुलदास, कथी कहिएगा, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी पहली बैठक होती है, मुंबई में होता है। अध्यक्ष की अगर बात किया जाए तो अध्यक्ष WC बनर्जी, इसे हिंदी में विवेश चंद्र बनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, विवेश चंद्र। दूसरी बैठक की बात किया जाए तो दूसरी बैठक 1886 में होता है। यह दूसरी बैठक कहाँ होता है, कलकत्ता में होता है। कहाँ होता है, कलकत्ता में होता है। और दूसरी बैठक जब कलकत्ता में होगा, समझ जाइए, इसका अध्ययन कौन करेगा, दादा भाई नौरोजी करेगा। तीसरा अधिवेशन की बात करते हैं, यह होता है 1887 में। 1887 में होता है। कब होता है, 1887 में। 1887 में तीसरी बैठक होता है, यह होता है मद्रास में। कहाँ होता है, मद्रास में होता है, समझ जाइए। मद्रास में जब होता है तो यहाँ उस समय अध्यक्ष कौन बनता है, तीसरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बनता है, बहरुद्दीन तैयब जी। कौन होता है, बहरुद्दीन तैयब जी। कथी कहिएगा, बहरुद्दीन तैयब जी। बहरुद्दीन तैयब जी, समझ आइए, तीसरा अधिवेशन का अध्यक्षता करता है। चौथा होता है 1888 में। 1888 में अगर देखा जाए तो यह होता है इलाहाबाद में। कहाँ होता है, इलाहाबाद में होता है। कहाँ होता है, इलाहाबाद में। चौथी अधिवेशन की बात किया, इलाहाबाद में होता है, समझ जाइए। और
चौथी जो है ना, चौथी अधिवेशन का अध्यक्षता कौन करता है? जॉर्ज यूरो। कौन करता है? जॉर्ज यूरो। कौन करता है? जॉर्ज यूरो करता है। समझ आई? तो पहला देखिए कांग्रेस का गठन करने का कुछ नया इतिहास क्या है। मान लीजिए ये हमारा दक्षिण भारत है, यहाँ कौन है? मुंबई है, ये मुंबई हुआ। अब मुंबई से सीधे कहा जाएगा भैया? कलकत्ता जाएगा। अब कलकत्ता से सीधे कहाँ आएगा? कलकत्ता से सीधे कहाँ आएगा? तो कलकत्ता से सीधे मद्रास आ जाएगा। कहाँ आएगा? मद्रास आएगा। अब मद्रास से सीधे कहाँ जाएगा? इलाहाबाद जाएगा। कहाँ जाएगा? इलाहाबाद जाएगा। मतलब कांग्रेस का अलग अलग जगहों पे बैठक करने का उद्देश्य क्या था कि कांग्रेस पार्टी में विभिन्न क्षेत्रों से कांग्रेस पार्टी में जुड़े लोग, ताकि कांग्रेस एक बड़ा संगठन बन सके, कांग्रेस का विस्तार हो सके, ताकि इस आंदोलन को ताकि इस पार्टी के तहत बहुत बड़े स्तर पे आंदोलन कर सके। तो पहली बैठक कहिएगा तो कहां होगा? मुंबई में गोकुलदास तेजपाल विद्यालय में। पहली बैठक में 72 व्यक्ति ने भाग लेता है। इसमें महिला की संख्या अगर देखा जाए तो पहली बैठक में महिला की संख्या 0 था। पहली बैठक में महिला की संख्या 0। दूसरी बैठक में बात किया, दूसरी बैठक में अगर बात किया तो इसमें 436 व्यक्ति भाग लेता है। कितना भाग लेता है? 436 व्यक्ति भाग लेता है। तीसरी अधिवेशन की वजह 1296 व्यक्ति भाग लेता है। 1296 व्यक्ति भाग लेता है। चौथी अधिवेशन में 4000 के आसपास लोग ने भाग लेता है। चौथी अधिवेशन में देखो, पहला अध्यक्ष में W.C. बनर्जी हिंदू धर्म के हैं। दूसरा अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी सिख धर्म के लोग हैं। तीसरा अधिवेशन में बहुद्दीन तैयब जी मुस्लिम धर्म के लोग हैं। चौथा अधिवेशन में यह समझ जाइए यह कौन है भैया? फारसी धर्म के लोग हैं। मतलब कांग्रेस पार्टी का एकमात्र उद्देश्य था कि विभिन्न धर्मों, विभिन्न वर्गों के लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़े, ताकि एक बहुत बड़ा संगठन बन सके। तो ये कांग्रेस पार्टी का कुछ इतिहास था। यहां से क्वेश्चन पूछ भी लेता है कि पहली बैठक कब होता है? 1885 में। दूसरा बैठक कब होता है? 1886 में। तीसरा अधिवेशन कब होता है? 1887 में। चौथा अधिवेशन देखा जाए 1888 में। कांग्रेस में और अगर देखा जाए, और अगर 1911 का अधिवेशन देखेंगे, 1911 का अधिवेशन देखेंगे। इसके बाद 1917 का अधिवेशन देखेंगे, 1917 का अधिवेशन देखेंगे, 1917 का अधिवेशन देखेंगे, 1919 का अधिवेशन देखेंगे, 1919 का अधिवेशन देखेंगे, 1919 का अधिवेशन देखेंगे। इसके बाद अगर देखा जाए 1925 का अधिवेशन देखेंगे, 1925 का अधिवेशन देखेंगे, 1925 का अधिवेशन देखेंगे। इसके बाद 1929 का अधिवेशन देखेंगे। इसके बाद 1929 का अधिवेशन देखेंगे, 1929 का अधिवेशन देखेंगे, 1929 का अधिवेशन देखेंगे, 1916 का अधिवेशन देखेंगे, 1916 का अधिवेशन देखेंगे, 1916 का अधिवेशन देखेंगे। इसके बाद बहुत ही भीविया अधिवेशन सब है। 1907 का अधिवेशन देखेंगे, 1907 का अधिवेशन देखेंगे, 1907 का अधिवेशन देखेंगे, 1931 का अधिवेशन देखेंगे, 1931 का अधिवेशन देखेंगे, 1931 का अधिवेशन देखेंगे, 1924 का अधिवेशन देखेंगे, 1924 का अधिवेशन देखेंगे। इसके बाद अगर देखा जाए 1938 का अधिवेशन देखेंगे, 1938 का अधिवेशन देखेंगे। इसके बाद अगर देखा जाए 1939 का अधिवेशन देखेंगे, 1940 का अधिवेशन देखेंगे। इसके बाद अगर देखा जाए तो 1940 का अधिवेशन देखेंगे, 1940 का अधिवेशन देखेंगे। तो चलिए इस अधिवेशन में थोड़ा बात कर लेते हैं। 1911 का जो अधिवेशन होता है ना, इसी अधिवेशन में भारत में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया जाता है। राष्ट्रीय गान गाया जाता है। इस अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में, कौन सा अधिवेशन है? 1911 का अधिवेशन कहाँ होता है? कलकत्ता में। कहाँ होता है? कलकत्ता में होता है। दूसरा 1917 का अधिवेशन, 1917 का अधिवेशन करता है एनी बेसेंट। कौन करता है? एनी बेसेंट करता है, जो भारत की, जो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। क्वेश्चन पूछेगा कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनता है? कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष की बात किया जाए, पहली महिला अध्यक्ष की अगर बात किया जाए तो कौन है? एनी बेसेंट। कौन है?
एनी बेसेंट है। कौन है बउआ? एनी बेसेंट है। कब बनती है? समझ जाइए 1917 के 1917 में बनती है, 1917 में बनती है। 1919 के अधिवेशन अगर देखा जाए तो 1919 में विशेष अधिवेशन होता है। कौन अधिवेशन होता है? विशेष अधिवेशन होता है। 1919 में ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है, जिसके कारण 19 कांग्रेस पार्टी को विशेष अधिवेशन बुलाना पड़ता है। 1925 में अगर देखा जाए तो 1925 में जो होता है कानपुर में अधिवेशन होता है। कहां होता है? कानपुर में अधिवेशन होता है। कौन होता है? सरोजनी नायडू। कौन होता है? सरोजनी नायडू की अगर बात किया जाए, सरोजनी नायडू दूसरी महिला अध्यक्ष बनती है कांग्रेस के। तो क्वेश्चन पूछेगा भारत के पहली, मतलब क्वेश्चन पूछेगा भारत के पहली महिला कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बनती है? सरोजनी नायडू। क्वेश्चन पूछेगा कांग्रेस पार्टी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनती है? एनी बेसेंट। कौन है? एनी बेसेंट। इसे आयर महिला, मतलब आयरलैंड की थी। कहां की? आयरलैंड की महिला थी। आगे 1929 का अधिवेशन। 1929 में ये 1929 का जो अधिवेशन होता है यह लाहौर में होता है। कहां होता है? लाहौर में अधिवेशन होता है। समझ जाइए 1929 में जो अधिवेशन होता है या लाहौर में अधिवेशन होता है। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग होता है। पूर्ण स्वराज की मांग होता है। किस अधिवेशन में? 1929 में। और 1929 में कहां होता है? लाहौर में होता है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता करता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता करेगा। 1916 का अधिवेशन, 1916 का जो अधिवेशन होता है यह लखनऊ में होता है। कहां होता है? लखनऊ में होता है। लखनऊ में इसका अधिवेशन होता है। और इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कांग्रेस का जो विभाजन होता है 1907 में। देखिए 1907 में कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन होता है, सूरत अधिवेशन होता है। 1907 में सूरत अधिवेशन होता है। और इसी सूरत अधिवेशन में ही कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। कांग्रेस का क्या हो जाएगा? विभाजन हो जाएगा। समझ जाइए नरम दल और गरम दल में, नरम दल और गरम दल में विभाजन हो जाता है। गरम दल में क्या हो जाएगा? विभाजन हो जाएगा। और जब इसका अध्यक्षता कौन करता है? रास बिहारी बोस। कौन करेगा? रास बिहारी बोस करेगा। कौन करेगा? रास बिहारी बोस करेगा। तो क्वेश्चन पूछेगा 1907 के अधिवेशन कहां पे होता है? तो सूरत में होता है। कौन करता है? रास बिहारी बोस जी करते हैं अधिवेशन। इस अधिवेशन में क्या होता है? कांग्रेस का विभाजन हो जाता है नरम दल और गरम दल में। जब कांग्रेस का विभाजन होता है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस दोनों नरम दल और गरम दल जाके मिल जाता है। और इसमें कांग्रेस का साथ मुस्लिम लीग भी देता है। समझ आई? आगे अगर देखा जाए 1931 में कराची अधिवेशन होता है। 1931 में कराची अधिवेशन होता है। रुकिए लिखिए देते हैं। 1911 में अगर देखा जाए तो कलकत्ता अधिवेशन होता है। 1911 में कौन अधिवेशन? कलकत्ता अधिवेशन होता है। समझ जाइए 1900 अगर देखा जाए 1916 में अगर देखा जाए तो लखनऊ अधिवेशन होता है। समझ जाइए लखनऊ में अधिवेशन होता है। 1917 में देखा जाए 1917 में एनी बेसेंट कौन बनता है? एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनती है। 1900 समझ आइए 1919 में देखा जाए तो 1919 में विशेष अधिवेशन होता है या आपातकालीन अधिवेशन होता है। 1900 अगर देखा जाए 1925 का अधिवेशन देखा जाए 1925 में सरोजनी नायडू। कौन है? सरोजनी नायडू कांग्रेस के नायडू कानपुर में अधिवेशन होता है। कहां होता है? कानपुर में अधिवेशन होता है। 1900 अगर देखा जाए 29 का अधिवेशन देखा जाए तो 1924 भी देखिए लेते हैं। 1924 का अधिवेशन अगर देखा जाए तो 1924 में बेलगांव अधिवेशन होता है। अगर बात देखा जाए 1925 अगर देखा जाता है 1925 में भी 1925 में भी लिखे लिए हैं
1929 का अधिवेशन देखा जाए, 1929 का अगर अधिवेशन देखा जाए तो 1929 में होता है लाहौर अधिवेशन होता है, लाहौर अधिवेशन होता है, लाहौर अधिवेशन होता है 1929 में हो जाता है। इसके बाद अगर देखा जाए 1931 का अधिवेशन, 1931 में कराची अधिवेशन होता है, कराची अधिवेशन होता है, कराची अधिवेशन होता है, कराची अधिवेशन होता है। इसके बाद अगर देखा जाए 1900 अगर देखा जाए तो 1938 का अधिवेशन, 1938 में हरिपुरा अधिवेशन होता है। कौन अधिवेशन होता है? हरिपुरा अधिवेशन होता है 1938 में, हरिपुरा अधिवेशन होता है 1938 में, हरिपुरा अधिवेशन होता है। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन होता है, त्रिपुरी अधिवेशन होता है, त्रिपुरी अधिवेशन होता है, त्रिपुरी अधिवेशन होता है। और लास्ट 1940 में देखेंगे तो कौन? कलाम साहब, कौन साहब? कलाम साहब अधिवेशन करता है। तो एक कांग्रेस का अध्यक्ष है, कांग्रेस का महत्वपूर्ण अधिवेशन है। पहला 1911 में कहाँ होता है? कलकत्ता में अधिवेशन होता है। 1911 में ही पहली बार राष्ट्रीय गान, कौन गान? राष्ट्रीय गान गाया जाता है, राष्ट्रीय गान गाया जाता है, गाया जाता है। तो किस क्वेश्चन पूछेगा, किस अधिवेशन में राष्ट्रीय गान जनगण मन गाया जाता है? तो कथी कहिएगा? 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में। लेकिन 1896 में क्या बात किया जाए तो 1896 में राष्ट्रीय अगर देखा जाए 1896 वंदे मातरम गीत गाया जाता है। समझ जाइए, गीत गाया जाता है 1896 में। उस समय कौन अध्यक्ष रहता है? रहीमतुल्ला सेनाही, रहमतुल्लाह स्याही कांग्रेस की अध्यक्षता करता है। समझ आइए। आगे अगर देखा जाए आगे अगर देखते हैं एनी लखनऊ अधिवेशन में क्या होता है। अब लखनऊ अधिवेशन की एक बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, लखनऊ अधिवेशन की बात करते हैं तो लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस, कथी कहिएगा? कांग्रेस का क्या होता है? कांग्रेस का मिलन होता है, कांग्रेस का कथी होता है? कांग्रेस सम्मेलन हो जाता है। मतलब 1907 का एक अधिवेशन देख लेंगे। 1907 में सूरत में एक अधिवेशन होता है। कहाँ होता है? सूरत में एक अधिवेशन होता है और अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? रास बिहारी बोस करता है। कौन करता है? रास बिहारी बोस करता है। इसमें कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। क्या हो जाएगा? विभाजन हो जाएगा कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में। किस दल में? दो दल में विभाजन हो जाएगा, नरम दल और गरम दल, नरम दल और गरम दल का विभाजन हो जाएगा, गरम दल का विभाजन हो जाएगा। 1907 से पहले जो है ना मुस्लिम लीग का भी गठन हो जाता है। 1916 में जाके कांग्रेस का सम्मेलन हो जाएगा और मुस्लिम लीग जो है ना मुस्लिम लीग का भी काफी होता है, कांग्रेस में विलय हो जाता है। कांग्रेस में क्या हो जाएगा? विलय हो जाएगा। कांग्रेस में क्या हो जाएगा? विलय हो जाएगा। समझ जाइए। आगे है एनी बेसेंट। 1917 में कांग्रेस का अध्यक्षता कौन करती है? एनी बेसेंट करती है। और भारत की पहली महिला, क्वेश्चन पूछेगा भारत की पहली महिला कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बनती है? एनी बेसेंट। क्वेश्चन बनेगा कि भारत के पहली महिला, क्वेश्चन पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष पूछेगा। पहली महिला अध्यक्ष के अगर पूछ देगा तो कथी कहिएगा? पहली महिला अध्यक्ष पूछेगा तो कथी कहिएगा? एनी बेसेंट। कथी कहिएगा? एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष। जो एनी जो बेसेंट है नहीं, कहाँ के रहने वाले? आयरलैंड के है। कहाँ के? आयरलैंड की महिला है। आयरिश महिला इसे कहा जाता है भारत में। क्या कहा जाता है? आयरिश मैन कहा जाता है, आयरिश वुमेन कहा जाता है भारत में। इसके बाद अगर देखा जाए, सुन लीजिए, 1919 में विशेष अधिवेशन होता है क्योंकि 1919 में एक बहुत बड़ा हत्याकांड, 1919 में बहुत बड़ा घटना घट जाता है। 1919 में दो सबसे बड़ा घटना घटता है। पहला रॉलेट एक्ट आता है, रॉलेट एक्ट आता है। इस एक्ट के तहत, सुनिए, रॉलेट एक्ट क्या है? इस एक्ट के तहत अंग्रेज क्या करता है? शक के आधार पे लोगों को गिरफ्तार कर लेता है। बहुत बड़े बड़े नेता को गिरफ्तार करता है, जिसमें एक व्यक्ति का नाम है कौन?
एक व्यक्ति का नाम है सत्यपाल मलिक। कौन है? सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक, सत्यपाल मलिक। और एक व्यक्ति का नाम है सैफुद्दीन, 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 सैफुद्दीन किचलू। कथी कहिएगा? किचलू, सैफुद्दीन किचलू। देखिए, जब रॉलेट एक्ट आता है, रॉलेट एक्ट आता है बिना बिना मुकदमा के, बिना केस के, शक के आधार पे समझ आइए लोगों को गिरफ्तार कर लेता है और जेल में डाल देता है रॉलेट एक्ट के माध्यम से। रॉलेट एक्ट का जब विरोध होता है, रॉलेट एक्ट का जब विरोध होता है तो उसमें विरोध में दो व्यक्ति सामने आता है, एक सत्यपाल मलिक आता है, दूसरा सैफुद्दीन किचलू आता है। ये दोनों क्या करता है? ये दोनों क्या करता है? पंजाब के अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में, अमृतसर में, अमृतसर में क्या करता है? पंजाब के अमृतसर में इसको रिलीज करने के लिए, सुनिए अब रॉलेट एक्ट हो गया, इस दोनों को गिरफ्तार कर लिया, रॉलेट एक्ट कानून के तहत इस दोनों को गिरफ्तार कर लिएगा। इसको रिलीज करने के लिए, इसको छुड़ाने के लिए भारत के स्वतंत्रता सेनानी लोग क्या करता है? पंजाब के अमृतसर में जालियावाला बाग, जालियावाला बाग में, जालियावाला बाग में, जालियावाला बाग में समझ जाइए विरोध करता है। और उसी विरोध में मान लीजिए ये जालियावाला बाग है, इस बाग में इक्के गो गेट है, इस बाग में क्या है? इक्के गो गेट है। इसमें खूब विरोध कर रहा है सब बैठ के। उस दिन था पूर्णिमा, उस दिन पूर्णिमा कोई त्योहार था, साग पूर्णिमा कोई था, साग कोई पूर्णिमा था, उस दिन त्योहार था। और इसमें बहुत सारे जो है ना लगभग 10,000 से अधिक लोग क्या कर रहे थे? प्रोटेस्ट कर रहे थे कि सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को रिलीज करो, छोड़ दो। उसी में क्या करता है? अमृतसर के पुलिस कमिश्नर, अमृतसर के पुलिस कमिश्नर, अमृतसर के पुलिस कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर की बात किया जाए, पुलिस कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर की बात किया जाए तो अमृतसर के पुलिस कमिश्नर था माइकल ओ डायर। कौन था? माइकल ओ डायर। कौन था? माइकल ओ डायर। कौन था? माइकल ओ डायर था। कौन था? माइकल ओ डायर था। जब अमृतसर के पुलिस का माइकल ओ डायर, उस समय अमृतसर में समझ ड्यूटी पे एक मतलब अधिकारी था, पुलिस अधिकारी था, एक आईपीएस अधिकारी था। आईपीएस अधिकारी का नाम था माइकल आर डायर, माइकल आर डायर, माइकल आर डायर, माइकल आर डायर था। माइकल ओ डायर ने माइकल आर डायर को आदेश देता है गोली चलाने का। क्या चलाने का? गोली चलाने का आदेश देता है। तो क्वेश्चन पूछेगा माइकल ओ डायर किसको कहता है गोली चलाने के लिए? माइकल आर डायर को, माइकल आर डायर को। इस जब गोली चलाता है, इसमें गोली चलाने के बाद इसमें 3,000 से अधिक भारतीय लोग, 3,000 से अधिक भारतीय लोग मारा जाता है। इसी घटना को जालियावाला बाग हत्याकांड कहते हैं। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को होता है। 13 अप्रैल 1919 को होता है, जालियावाला बाग हत्याकांड होता है। और इस जालियावाला बाग को जांचने के लिए जांच कमीशन बैठती है और इस कमीशन का नाम है हंटर कमीशन। क्या नाम है? हंटर कमीशन। हंटर कमीशन में समझ आइए मात्र 379 व्यक्ति को मरने की 379 व्यक्ति का मरने का डाटा आता है, जो बिल्कुल गलत है। इसमें 3,000 से अधिक लोग मारा जाता है, 3,000 से अधिक लोग मारा जाता है। समझ आए? तो क्वेश्चन पूछेगा जालियावाला बाग हत्याकांड कहाँ होता है? तो अमृतसर में होता है। कब होता है? 13 अप्रैल 1919 को होता है। कितने भारतीय लोग मरता है? 300 मरता है। गोली चलाने का आदेश कौन देता है? माइकल ओ डायर देता है। किसको देता है आदेश? माइकल आर डायर को देता है। चलिए अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए, आगे है 1924 का अधिवेशन अगर देखा जाए। 1924 में महात्मा गांधी जी बेलगांव अधिवेशन करते हैं। महात्मा गांधी की अगर बात किया जाए, महात्मा गांधी
तो 1924 में महात्मा गांधी जी मात्र एक बार अधिवेशन करता है। कौन अधिवेशन? बेलगांव अधिवेशन करता है। कौन अधिवेशन? बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव कहां पड़ता है? कमेंट करके बताइएगा। आगे अगर देखा जाए अब 1938 का अधिवेशन। 1938 में देखिए 1938 का क्या इतिहास है। 1938 में जो अधिवेशन हुआ था, यह अधिवेशन हुआ था हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। गांधी जी को हराने के लिए, गांधी जी को जीत को तोड़ने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने सुभाष चंद्र बोस ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। 1938 में। फिर 1939 में एक और अधिवेशन होता है, त्रिपुरी अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन में गांधी जी का एक कैंडिडेट का नाम है पटाभी सितार मैया। पटाभी सितार मैया गांधी जी का कैंडिडेट था। गांधी जी इसको खड़ा करवाया थे त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ, और पटाभी सितार मैया हार जाते हैं और गांधी जी का इंसल्ट होता है। गांधी जी का क्या होगा? गांधी जी का इंसल्ट होता है, और इंसल्ट होने के कारण सुभाष चंद्र बोस समझ आइए रिजाइन दे देते हैं। आगे अगर देखा जाए तो 1938 में हो गया, 1939 हो गया, 1938 भी हो गया। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन, 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन, 1940 में सबसे युवा अधिवेशन। सुन नहीं, 1940 की अगर बात किया जाए तो 1940 में एक अधिवेशन होता है। उस अधिवेशन में भारत के सबसे युवा समझ जाइए, भारत के सबसे युवा कलाम है। भारत के सबसे युवा कलाम है समझ जाइए। वो क्या बनते हैं? अध्यक्षता करते हैं। यह भारत के सबसे युवा है। सबसे युवा है समझ जाइए। और महात्मा गांधी का एक कथन है कि कांग्रेस, समझ जाइए, महात्मा गांधी का कथन है जब कांग्रेस का गठन होता है, सुनिए, कांग्रेस का गठन होता है, सुन लीजिए, कांग्रेस के गठन के समय अगर देख लेते हैं तो कांग्रेस के गठन के समय भारत के गवर्नर जनरल की अगर बात किया जाए, भारत के गवर्नर जनरल कौन था बताइए आप? कांग्रेस के गठन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? समझ आइए। उस समय चलिए, तो भारत के गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? कांग्रेस का उद्देश्य कि भारत को आजादी दिलाना, भारत को क्या करना है? भारत को स्वतंत्र करना है। क्या करना है? भारत को स्वतंत्र करना है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता भी है। कांग्रेस के गठन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन था। समझ आइए। कांग्रेस का उद्देश्य अगर बात किया जाए तो भारत को स्वतंत्र, कांग्रेस का 5 सिद्धांत था। कांग्रेस का 5 सिद्धांत था। कितने सिद्धांत था? 5 सिद्धांत था। कितने सिद्धांत था? कांग्रेस का 5 सिद्धांत था। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पे अगर बात किया जाए, चलिए यही क्वेश्चन था। अब करा जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में। क्यों हुआ था? एक रॉलेट एक्ट आया था। रॉलेट एक्ट आया था। इस एक्ट में क्या करता है? सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू,
सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लेता है। किचलू सैफुद्दीन। रॉलेट एक्ट है क्या? रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून है जो बिना मुकदमा, बिना केस, बिना मुकदमा के शक के आधार पर लोगों को गिरफ्तार करता था। रॉलेट एक्ट कहलाता है। इसमें सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लेता है। इसको रिलीज करने के लिए भारत में बड़े स्तर पे आंदोलन होता है। अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग में बहुत बड़े आंदोलन होता है। वह आंदोलन क्या हत्या में बदल देता है, और यही हत्या क्या होता है? 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश कौन देता है? माइकल, कभी कहिएगा माइकल आर डायर, कभी कहिएगा माइकल ओ डायर गोली चलाने का आदेश देता है। किसको देता है? माइकल आर डायर को, कभी कहिएगा माइकल आर डायर को गोली चलाने का आदेश देता है। और माइकल ओ डायर को जालियांवाला बाग हत्याकांड के बदला कौन लेता है? उधम सिंह लेता है। कौन लेता है? उधम सिंह बदला लेता है। कौन लेता है? उधम सिंह। लंदन में जाके 1940 में माइकल ओ डायर को लंदन के संसद में जाकर गोली मार देता है। समझ जाइए, ऐसा व्यक्ति सब है, समझ जाइए। हो गया। आगे अगर देखा जाए, आगे का भूगोल में भारत की सबसे लंबी नदी, अब भारत की सबसे लंबी नदी की बात कर रहा है, भारत की नदी की बात कर लेते हैं। चलिए थोड़ा मैप लेते हैं हम। अब हो गए, ज्यादा ना है, थोड़ी का है, थोड़ा रुक जाइए, हो गया, ज्यादा नहीं है अब। थोड़ी ज्यादा बढ़ाइए, चलिए थोड़ा देख लेते हैं। चलिए एक काम चलाओ, थोड़ा मैप है देख लीजिए। काम चलाओ मैप कह रहा है। अब नदी की बात आ जाता है, थोड़ा नदी की भी चर्चा करिए लेते हैं। सबसे पहला नदी अगर देखा जाए तो सबसे पहला नदी भारत में बहुत बड़ा विस्तार पे फैलता है, सिंधु नदी। सिंधु नदी की अगर बात किया जाए, सिंधु नदी अगर बात किया जाए तो चीन होते हुए, भारत होते हुए, पाकिस्तान होते हुए सीधे अरब सागर में जाकर गिर जाती है, सीधे अरब सागर में जाके गिर जाती है। मतलब सिंधु नदी की अगर बात किया जाए, माय डियर विद्यार्थी, सिंधु नदी की बात किया जाए तो सिंधु नदी का उद्गम स्थान चीन के मानसरोवर झील, चीन के कथी कहिएगा? चीन के मानसरोवर झील, कथी कहिएगा? चीन के मानसरोवर झील सिंधु नदी है। समझ आइए। सिंधु नदी की अगर लंबाई की बात करते हैं, सिंधु नदी की लंबाई की बात किया जाए तो लगभग सिंधु नदी की लंबाई देख लेंगे, थोड़ा डाउट लग रहा है। सिंधु नदी की 5 सहायक नदी है। पहला सतलज नदी, कथी है? सतलज नदी पहला। दूसरा अगर बात किया जाए तो ब्यास नदी है, दूसरा ब्यास नदी है। तीसरा रावी नदी है। चौथा झेलम नदी है। चौथा कौन है? झेलम नदी है। पांचवा चिनाब नदी है। सिंधु नदी के 5 सहायक नदियां हैं। पहला सतलज नदी, दूसरा ब्यास नदी, तीसरा रावी नदी, चौथा झेलम नदी, पांचवा चिनाब नदी। समझ आए। सिंधु जल समझौता की अगर बात किया जाए, सिंधु जल समझौता की अगर बात किया जाए तो सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ है? सिंधु जल समझौता कब हुआ है? 1960 में हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। अभी बहुत भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर एकदम उल्लंघन हो गया था, जिसमें सिंधु जल समझौता को भारत सरकार ने कैंसिल कर दिया, बहुत ही चर्चित में था। समझ आइए। बल्गिहार डैम, इस विवाद में भारत और पाकिस्तान के विवाद में एक बल्गिहार डैम की बात किया जाए तो बल्गिहार डैम बहुत ही फेमस है। इस डैम को भारत सरकार ने बंद किया था। यह डैम चिनाब नदी पे पड़ता है। कहां पड़ता है? चिनाब नदी पर पड़ता है बल्गिहार डैम। आगे अगर बात किया जाए तो सिंधु जल समझौता 1960 में भारत वर्सेस पाकिस्तान
भारत सरकार ने सिंधु जल समझौता को कैंसिल कर दिया है। सिंधु जल समझौता कौन करवाया था? वर्ल्ड बैंक। कौन करवाया है? WB, वर्ल्ड बैंक करवाया है 1960 में। सिंधु जल समझौता में ईस्टर्न नदी और वेस्टर्न नदी, ईस्टर्न नदी में 3 नदी जैसे रावी, ब्यास, सतलज। रावी, ब्यास, सतलज में पाकिस्तान 80% पानी यूज करेगा और इधर झेलम, ब्यास और सतलज में एक करेगा पाकिस्तान 20% पानी करेगा। आगे अगर कह रहा है, देखिए थोड़ा आगे कह रहा है, आगे कह रहा है भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा नदी। गंगा नदी की लंबाई भारत में 2525 किलोमीटर है। गंगा का अगर देखा जाए, गंगा का उद्गम स्थान अगर देखा जाए तो यह गंगोत्री है। कभी है गंगोत्री नामक स्थान से गंगा का उद्गम होता है। अब गंगा की बात किया जाए तो भारत के सबसे पवित्र नदी, भारत के सबसे पवित्र नदी कौन नदी है? गंगा नदी है। कौन नदी है? गंगा नदी। और सब भारत की सबसे गहरी नदी की बात किया जाए तो भारत के सबसे गहरी नदी की बात किया जाए तो भारत के सबसे गहरी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन है? ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी है। भारत की सबसे चौड़ी नदी की बात किया जाए, भारत के सबसे चौड़ी नदी की बात किया जाए तो चौड़ी नदी कौन नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी ही है। ब्रह्मपुत्र नदी ही है। ब्रह्मपुत्र नदी को असम में क्या कहेंगे? चाइना में क्या कहेंगे? अलग अलग नाम से जानते हैं। चलिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? अब देखिए बहुआ हो, अब थोड़ा मैप हमको लेना पड़ेगा, बुझा रहा है। भारत के दक्षिणतम पॉइंट पूछ रहा है। अब देखिए, ए ललित, भारत के दक्षिणतम, चलिए अब क्वेश्चन कर रहा है भारत के दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो पहला है ऑप्शन कन्याकुमारी, दूसरा का है इंदिरा पॉइंट, देखिए इंदिरा पॉइंट, तीसरा है रामेश्वरम, चौथा है समझ जाइए लक्षद्वीप। तो भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट है। कभी है? इंदिरा पॉइंट भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात किया जाए तो इंदिरा पॉइंट है। भारत के सबसे पूर्वी बिंदु के नाम है इंदिरा कॉल है। कभी है? इंदिरा कॉल है। तो सबसे पूर्वी स्थान अगर देखा जाए तो इंदिरा कॉल है। सबसे दक्षिणी स्थान देखा जाए तो कथी कहिएगा बुआ हो? कथी कहिएगा? इंदिरा पॉइंट। सबसे दक्षिणतम पॉइंट देखा जाए तो इसको कहेंगे कच्छ की खाड़ी। अब पूर्वी देखा जाए, सबसे अंतिम वाला पूर्वी देखा जाए किबुथु। कथी कहिएगा? किबुथु पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में किबुथु है। कौन है? किबुथु है। आगे अगर देखा जाए कभी होगा इंदिरा पॉइंट होगा। कौन सा राज्य चाय उत्पादन में सबसे आगे है? तो चाय उत्पादन में सबसे आगे कौन है? असम है। कौन है? असम। अब थोड़ा कृषि के भी बात कर लेते हैं हम, थोड़ा खेती के भी बात करिए लेते हैं। चलिए, कैला उदास रहिएगा आप भी। चलिए, कैला कहिएगा कि हमको कृषि नहीं बताया है। चलिए, कृषि की अगर थोड़ा बात कर लेते हैं, किस राज्य में क्या क्या फसल कहाँ होता है? कृषि, भारतीय कृषि की बात करते हैं। भारतीय कृषि की अगर बात किया जाए तो सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है कहाँ भैया? तो असम। हम उन्हें बताएंगे जो आपके एग्जाम में आएगा, लड़ेगा। चाय का खेती कहाँ होता है? असम। केसर का उत्पादन सबसे अधिक होता है जम्मू कश्मीर में। कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। कपास का उत्पादन अगर देखा जाए तो कपास का उत्पादन सबसे अधिक गुजरात में होता है। कहाँ होता है? गुजरात में होता है। इसके बाद देखा जाए, चाय पूछेगा तो असम, केसर पूछेगा तो जम्मू कश्मीर, कपास कहेगा तो गुजरात कहिएगा। गेहूं का उत्पादन अगर देखा जाए तो गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। चावल का भी उत्पादन अगर देखा जाए तो चावल का उत्पादन क्षेत्रफल के अनुसार से भी उत्तर प्रदेश सबसे अधिक होता है। यह सब प्रश्न
इसके बाद अगर देखा जाए लीची का उत्पादन अगर देखा जाए तो लीची और केला का उत्पादन भारत में सबसे अधिक बिहार में होता है। कहाँ होता है? बिहार में होता है। दाल का उत्पादन अगर देखा जाए तो दाल का सबसे उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है। तो ये सब आपके एग्जाम में आ सकता है, ये सब आपके एग्जाम में आ सकता है। पहला, चाय का उत्पादन कहाँ होता है? असम। हाँ, कॉफी का उत्पादन कहाँ होता है? कॉफी, क से कॉफी और क से कर्नाटक, क से कॉफी और क से कर्नाटक में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन होता है। इसके बाद केसर पूछता है, केसर का उत्पादन एकमात्र राज्य में होता है, सिर्फ जम्मू कश्मीर में होता है। कपास गुजरात में होता है, गेहूं उत्तर प्रदेश में होता है, चावल भी उत्तर प्रदेश में होता है, लीची और केला बिहार में होता है, दाल मध्य प्रदेश में होता है, कॉफी कर्नाटक में होता है। अब इससे ज्यादा कौन क्या बताएंगे? चलिए आगे अगर देखते हैं, कौन सी पर्वत श्रृंखला जो भारत को छत कहा जाता है? भारत के छत कहा जाता है। तो चलिए कौन सी पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, पर्वत श्रृंखला की अगर बात किया जाए, चलिए पर्वत श्रृंखला की अगर थोड़ा बात करते हैं। हाँ। पर्वत श्रृंखला की अगर बात करते हैं, पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला, चलिए पर्वत श्रृंखला की अगर बात की, भारत में पर्वत श्रृंखला को कई भागों में बांटा गया है। चलिए हम जैसे हम पढ़ते हैं, पर्वत श्रृंखला को अगर बांटते हैं, पर्वत श्रृंखला को अगर बांटते हैं तो पहला है ट्रांस हिमालय, पहला ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। दूसरा है लघु हिमालय, कथी है? लघु हिमालय, लघु हिमालय, कथी है? लघु हिमालय। तीसरा अगर देखा जाए तो तीसरा हिमालय, कथी है? हिमालय, तीसरा हिमालय। चौथा अगर देखा जाए तो चौथा है शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो भारत में हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। पहला ट्रांस हिमालय, पहला कौन है? ट्रांस हिमालय। दूसरा लघु हिमालय या वृद्ध हिमालय, वृद्ध हिमालय कहते हैं, वृद्ध हिमालय कहते हैं, हिमालय कहते हैं। और चौथा हिमालय कहते हैं और पांचवा शिवालिक हिमालय कहते हैं। समझ जाइए। तो भारत में कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा कि भारत कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे अधिक है? तो कथी कहिएगा? हिमालय, कथी कहिएगा? हिमालय, कथी कहिएगा? हिमालय। ट्रांस हिमालय में कंचनजंगा आ जाएगा, समझ जाइए, केटू आ जाएगा, यह हिमालय का ही भाग है। अगला कह रहा है भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार, भारत का सबसे बड़ा राज्य, कह रहा भारत के सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से, तो भारत के सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार से राजस्थान है। कौन है? राजस्थान। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? लगभग 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है? 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर, वो किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है। भारत के सबसे छोटा राज्य कौन है? तो बोलिए, कमेंट करके आप बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए, अगला अगर देखा जाए, कह रहा है भारत सरकार और संविधान। अब संविधान में आ गए हम। माय डियर दोस्त, संविधान की बात करते हैं तो भारत के संसद में 2 सदन कौन कौन से? सदन 2 होता है। अब देखिए सदन की अगर बात किया जाए तो सदन 2 प्रकार के होता है। एक होता है लोकसभा होता है, एक होता है लोकसभा होता है और एक होता है राज्यसभा होता है। कथी होता है? राज्यसभा। लोकसभा के अलग अलग नाम से जानते हैं। पहला, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। लोकसभा को क्या कहेंगे? निम्न सदन कहेंगे लोकसभा को। दूसरा है लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहते हैं, लोकप्रिय सदन कहते हैं, लोकप्रिय सदन कहते हैं। लोकसभा को अस्थायी सदन कहते हैं, अस्थायी सदन कहते हैं, अस्थायी सदन कहते हैं। आगे है लोकसभा जनता का सदन कहते हैं, जनता का सदन कहते हैं, जनता का सदन कहते हैं, जनता का सदन कहते हैं। लोकसभा को आम लोगों का सदन कहते हैं, आम लोगों का सदन कहते हैं। तो ये लोकसभा का अन्य नाम है। तो क्वेश्चन पूछेगा लोकसभा के 5 गो नाम है। पहला निम्न सदन है भैया, लोकप्रिय सदन है भैया, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। निम्न सदन है, लोकप्रिय सदन है, अस्थायी सदन है, जनता का सदन है, आम लोगों का सदन है। उसी प्रकार राज्यसभा का अस्थायी सदन कहते हैं, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। समझ जाइए, राज्यसभा को क्या कहेंगे? अस्थायी सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थायी। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। समझ आइए। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आपकी आयु कम
कम से कम 25 साल होना चाहिए। कितना साल? 25 साल। जबकि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कम से कम आपकी आयु 30 साल होनी चाहिए। समझ जाइए, 30 साल होनी चाहिए, 30 साल होनी चाहिए। लोकसभा का नेता बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। आपकी आयु 25 साल होनी चाहिए। समझ जाइए। मानसिक रूप से बीमार नहीं होनी चाहिए, मानसिक रूप से बीमार नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा। अब क्वेश्चन है कि लोकसभा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो भारतीय संविधान में, भारतीय मूल संविधान की अगर बात की जाए तो भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद है। कितना है? 395। वर्तमान में 470 से अधिक हो चुका है। वर्तमान में अगर बात किया जाए तो वर्तमान में 470 से अधिक अनुच्छेद हो चुका है। अगला कह रहा है भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं? लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 545 सदस्य। मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? तो चलिए थोड़ा मौलिक अधिकार पे बात कर लेते हैं। मौलिक अधिकार की अगर बात किया जाए, मौलिक अधिकार की अगर बात किया जाए, मौलिक अधिकार की अगर बात किया जाए, मौलिक अधिकार की बात किया जाए, फंडामेंटल राइट की अगर बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो फंडामेंटल राइट हमारे पास 6 प्रकार का अधिकार है। पहला समानता का अधिकार। पहला कौन है? समानता का अधिकार। पहला कौन है? समानता का अधिकार है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार है। दूसरा कौन है? स्वतंत्रता का अधिकार है। तीसरा समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है। विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसके बाद अगर देखा जाए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 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 इसके बाद अगर देखा जाए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके बाद देखा जाए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। संवैधानिक का अधिकार है। संवैधानिक का अधिकार है। संवैधानिक उपचार का अधिकार है। संवैधानिक उपचार का अधिकार, उपचार का अधिकार है। संवैधानिक उपचार का अधिकार है। संवैधानिक उपचार का अधिकार है। इसके बाद 5 को हो गया। इसके बाद एगो और कोई है, चलिए उसको देख लेंगे। देखो तो इसमें कौन है वो। पहला है समानता का अधिकार 14 से लेके 18 के बीच में। समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच में है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से लेके 22 के बीच में है। समझ जाइए। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से लेके 24 के बीच में है। समझ जाइए। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेके 28 के बीच में है। इस बार और समझ संवैधानिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 32 में। आर्टिकल ना वो हट गया। इसके बाद एक और अधिकार होता है जो संपत्ति का अधिकार था। कौन था? संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार इसको हटा दिया गया है। इसको हटाकर 300 के कम में कानून का अधिकार बना दिया है। कानून का अधिकार बना दिया है। कानून का अधिकार बना दिया है मेरे प्यारे साथियों। इसको भी याद रखिएगा। इसको भी याद रखिएगा। हाँ, सांस्कृतिक और शैक्षणिक का अधिकार। सांस्कृतिक और शैक्षणिक का अधिकार है जो आर्टिकल 29 में है। आर्टिकल 29 से लेके आर्टिकल 30 में है। आर्टिकल 29 से लेके आर्टिकल 30 में। ये चीज आपको याद कर लेना है। समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच में है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के बीच में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 के बीच में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच में है। संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32 में है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक का अधिकार आर्टिकल 29 और 30 के बीच में है। तो उम्मीद करता हूं कि जितना क्लास आपको पढ़ाया हूं, उम्मीद करता हूं कि जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया हूं, जो भी चीज आपको डिस्कशन करवाया हूं, उम्मीद है कि आप उसको नोटबुक में नोट कीजिएगा ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके और 19,838 पोस्ट में 19,838 पोस्ट में एक सीट आपका हो सके। तो मैं आज विदा चाहता हूं। आज के इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए।